तो कॉलेज का मेरा पहला साल ऐसे ही निकला, मस्ती मजाक करते करते, और मुझे एक साल तो पूरा सारा माहौल समझने में लग गया। बसों के धक्के खाते खाते समझ आने लगा था कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी स्कूल में लग रही थी। और यहाँ कॉलेज में आने के बाद में वो राइटर बनने का, वो लिटरेचर पढ़ने का सपना कहीं दब गया था। यहाँ के टीचर्स पढ़ाने में इतने डल थे कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन उन्हीं में से एक टीचर ऐसे भी थे जो वाकई चाहते थे कि मैं लिटरेचर में ही कुछ करूँ। उन सर का नाम था मोहित पांडे। एक दिन उनकी किसी क्लास में उन्होंने इंग्लिश के सारे बच्चों को इंग्लिश में कोई पोएम थी, टू हिज स्काई मिस्टर्स, उसकी एक्सप्लेनेशन लिख के लाने को कहा, जो मैं हिंदी में लिख के लाया। जिसे देख के वो पहले थोड़ा हैरान हुए, फिर हंसने लगे। फिर पूरी क्लास उनके साथ में मेरे नोटबुक में जो कुछ भी लिखा हुआ था उसे पढ़ते पढ़ते हंस रहे थे। मुझे भी हंसी आ गई। मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरी लिखी एक्सप्लेनेशन पढ़कर किसी को मज़ा आ रहा है। फिर धीरे धीरे पूरी क्लास हंसने लगी। मुझे समझ में आने लगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन के मज़े नहीं लिए जा रहे, बल्कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। इनको हंसता देखकर मेरा मुंह उतर गया, जो सर ने देख लिया, और वो हंसते हंसते रुक गए। पूरी क्लास को चुप करवाया। बेटा कबीर, तुमने लिखा तो अच्छा है, लेकिन बेटा अगर तुम हिंदी पढ़ने में इतने अच्छे हो तो हिंदी लिटरेचर लेनी चाहिए थी। सर ने मुझसे कहा, सर मुझे हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हिंदी लिटरेचर भी पढ़ता हूँ और इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ता हूँ। मुझे प्रोज पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा है, इसलिए इंग्लिश लिटरेचर लिया। मैंने जवाब दिया। मोहित सर मुझे देखते रहे और पूरी क्लास में सन्नाटा था। वो मुझे घूर रहे थे। शायद वो पागलों वाली बातें कर रहा था। मेरे गले में दर्द हो रहा था क्योंकि मुझे रोना आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। पहली बार इस तरह से, इसलिए नहीं कि मेरा यहाँ पर मजाक बना था, बल्कि इसलिए कि लोग यहाँ पर मुझे बिना सोचे समझे मुझ पर हंस रहे थे। सर बहुत दिनों से मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मुझे लगता है आप ही समझ सकोगे, इसलिए एक दिन आपने मुझसे पूरी क्लास के सामने पूछा था कि तुमने लिटरेचर क्यों ली। मैं उस दिन तो जवाब नहीं दे पाया था सर, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब था नहीं। मैं आज देना चाहूँगा। सर मुझे बचपन से ना मूवीज़ देखने का बड़ा शौक है, और मेरे अब्बा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं मूवीज़ देखता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन फिल्मों की कहानियाँ बड़ी पसंद आती थी। छोटी सी उम्र से मैंने सोच लिया था कि मैं भी ऐसी कहानियाँ लिखूँगा, लेकिन किस लैंग्वेज में ये नहीं सोचा सर। इसलिए जब भी कोई मुझसे पूछता है कौन सी लैंग्वेज में लिखोगे, तो मेरा बस एक ही जवाब होता है, लैंग्वेज से क्या फ़र्क पड़ता है, इमोशंस ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज पहली बार आप सबको हंसता हुआ देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है सर। मैं बता नहीं सकता सर, लोग कोशिश ही नहीं करते समझने की जब मैं ये बोलता हूँ कि लैंग्वेज से क्या फ़र्क पड़ता है। सर मेरे पास भी बहुत कुछ है दुनिया को बताने के लिए, लेकिन किस लैंग्वेज में बताऊँगा ये कभी सोचा नहीं मैंने। 1 साल हो गया इस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, आपकी क्लास लेते हुए, लेकिन मुझे इस क्लास में सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पर लोग शेक्सपियर को पढ़ते तो हैं, लेकिन आज तक किसी भी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला कि मैं शेक्सपियर बनूंगा। यहाँ पर पढ़ के बस पढ़ाना चाहते हैं, बनना कोई नहीं चाहता उसके जैसा। मैं बनने आया था सर शेक्सपियर, लेकिन बार बार मेरे थॉट्स पे लोग हंसते हैं। तो शेक्सपियर तो छोड़ो, मेरे अंदर का कबीर भी मर गया सर। सब लोग मुझे देख रहे थे। मेरा अब लिटरेचर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। मोहित सर बोले कुछ भी नहीं। बोलते बोलते मेरी आंखें लाल हो गई थी। पूरी क्लास मुझे देख रही थी, मोहित सर देख रहे थे। शायद सीन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया था। इसके बाद मैं भावना के साथ बस में बैठा था। चैप्टर 13 शुरू होता है। तो तुम अपना क्यों कुछ नहीं लिखते, भावना ने मुझसे पूछा। नहीं यार, अब लिटरेचर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। बहाने आते हैं तुमको और बड़ी बड़ी बातें। अभी तक लिखा कुछ नहीं है और राइटर बनना है इनको। अरे राइटर बनने के लिए कुछ लिखना भी पड़ता है। मैं तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी लिखूँ? मैं मुस्कुरा के उससे पूछा। इस पर वो मुस्कुरा के बोली, हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है, बस दोस्ती है। फिर हम दोनों में शांति छाई रही। थोड़ी देर बाद वो खुद बोली, वैसे मैं योगिता को बहुत अनलकी कहूँगी। मैंने पूछा क्यों? शायद वो बेवकूफ़ थी इसलिए इतने समझदार लड़के को छोड़ दिया। कहकर वो मेरी टांग खींचने लगी। भावना डार्लिंग, मैं दुनिया की टांग खींचता हूँ, तुम मेरी मत खींचो, मैंने हाथ दिखाकर बोला, और वो हंसने लगी। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा और उसके हंसते हुए चेहरे पर अचानक से मायूसी छा गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो बोली, हाँ सब ठीक है। अब इन दिनों दोस्तों मुझे इंग्लिश लिटरेचर की क्लास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं जाकर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बैठ जाता था। वहाँ मेरे अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। पॉलिटिकल साइंस, नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। वहाँ पर मेरे अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। वहाँ के टीचर्स भी मुझे बहुत पसंद आने लगे थे, खास करके एक अनुराधा मैडम, बहुत खूबसूरत, अति सुंदर। जितनी वो खूबसूरत थी उतना ही खूबसूरत पढ़ाती थी। उन्हीं की क्लास लेने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। पढ़ा रहता था मैं अपनी क्लास छोड़कर, इंग्लिश की क्लास छोड़कर उन्हीं की क्लास में।
1 महीने के अंदर मैंने पॉलिटिकल की क्लास में एक अच्छी खासी इमेज बना ली। मज़ा भी आता था मुझे पॉलिटिकल पढ़ने में। मैंने फैसला कर लिया कि अब आगे जो कुछ भी करना है एमए में पॉलिटिक्स से करना है। और अनुराधा मैडम को भी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं पॉलिटिकल ऑनर्स से नहीं बल्कि इंग्लिश ऑनर्स से था और उनकी क्लास में बैठा था। 1 महीने से मेरे इंग्लिश की क्लास में न जाने से किसी और का तो पता नहीं, लेकिन 2 जनों को, मोहित सर और आशीष, दोनों को बहुत फर्क पड़ा था। मोहित सर रोज आशीष से मेरे लिए पूछते थे, कबीर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं सर, आजकल बोलता है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लिटरेचर पसंद नहीं है। एक काम करो, मुझे उसका नंबर दो। उस वक्त अनुराधा मैडम की क्लास में हम सब लोग जब हंस रहे थे, तभी अचानक मेरा फोन बजा। कोई अननोन नंबर था। तो मैडम ने कहा, जाओ बाहर जाके बात कर लो। मैं बाहर आया और बोला, हाँ कौन? कबीर, मोहित बोल रहा हूँ। कौन मोहित? तुम्हारा इंग्लिश टीचर। ओह सर, सॉरी, मैंने सोचा कोई मेरा दोस्त है। क्लास लेने क्यों नहीं आ रहे तुम? सर मेरी पॉलिटिकल की क्लास है। नहीं, इस वक्त तुम्हारी इंग्लिश की क्लास है। पॉलिटिकल ऑनर्स में जाकर बैठे हो, मुझे सब पता है। चुपचाप क्लास लेने आओ वरना मैं वहीं आ जाऊंगा। मुझे पता नहीं क्यों सर की बात में एक छुपी हुई धमकी नजर आई। फिर मैंने अंदर अनुराधा मैडम को देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं इस तरफ पलटा और मैंने बोला, सर आज तो नहीं आ सकता, कल पक्का आ जाऊंगा। कहकर मैंने सर को मना कर दिया। और जब क्लास खत्म हो गई तो अनुराधा मैडम ने मेरे चेहरे पर एक टेंशन सी देखी। वो बोली, क्या हुआ कबीर, सब ठीक तो है? मैडम मैं कल से नहीं आ पाऊंगा, आपकी क्लास में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपनी क्लास लेने जाना पड़ेगा इंग्लिश की। अरे कबीर, तुम नहीं आओगे तो हम सबका मन कैसे लगेगा? अनुराधा मैडम ने परेशान होते हुए कहा। जिसे देखकर मैंने सोच लिया था कि मोहित सर का गुस्सा तो मैं एक बार के लिए बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इनको परेशान होते हुए कैसे देखूं? अब दोनों में से किसी एक टीचर को नाराज तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने मोहित सर को नाराज करने का फैसला किया। अगले दिन क्लास में फिर से फोन बजा। इस बार मैं फोन उठाने बाहर गया तो आगे से आवाज आई, कहाँ हो तुम कबीर? मोहित सर ने पूछा। सर मला माफ करो, मैं नहीं आ सकता। क्यों? सर एक बहुत खूबसूरत वजह है। अगर तुम 5 मिनट में नहीं आए ना कबीर, तो वहीं आकर तुमको और तुम्हारी खूबसूरत वजह दोनों को उठाकर क्लास में लेकर आऊंगा। मैंने पीछे मुड़कर मैडम की तरफ देखा और फोन से बोला, पक्का सर आप ऐसा करोगे? मतलब सर आप अगर ऐसा करते हो ना तो मैं रोज आपकी क्लास लूंगा। कबीर तुम आते हो या वहीं आऊं मैं? मैंने पीछे पलट कर देखा, अनुराधा मैडम वापस मुस्कुरा रही थी। इस बार मैंने रोनी से सूरत बनाकर बोला धीमी आवाज में, सर अब तो आप ही आ जाओ, मुझसे नहीं आया जाएगा। सर ने मुझे सिर्फ धमकी दी थी, वो लेने आया नहीं थे मुझे, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। मैं तो आशीष के साथ बैठा था, बातें कर रहा था। तो मतलब अब तेरी मुझसे भी दोस्ती खत्म? आशीष ने पूछा। तो पागल है के साले, तू भाई है मेरा, जान है मेरी, और तेरी तो किसी ले लो। हट यार, मजाक मत कर, तू ये सही नहीं कर रहा, पता है भाई? तुझे पता है मोहित सर तेरे बारे में रोज पूछते हैं, उनको तेरी परवाह है कि तू गलत रास्ते पे ना चला जाए। मैंने उससे कहा, भाई अब तू शुरू मत हो जा। तभी अचानक मैंने, उठ भाई उठ, जल्दी उठ। क्या हुआ? अरे मोहित सर आ रहे हैं, कैंटीन में चल। और इसके बाद भाग के हम लोग कॉलेज की कैंटीन में गए, क्योंकि मैं मोहित सर के हाथ नहीं आना चाहता था। इसलिए कैंटीन में आकर लंबी सांस लिए आशीष को बोला, भाई आज तो बाल बाल बच गए। तभी पीछे से मोहित सर आकर मेरे पास बैठ गए। नहीं बच्चे, आज तो हाथों में आ ही गए तुम। वो मुस्कुरा कर बोले, अरे सर आओ बैठो, समोसा खाओगे? मैंने पूछा। वो मुझे एक टक घूरे जा रहे थे। नहीं कोई बात नहीं। पानी पियोगे ठंडा? वो मुझे घूरना बंद ही नहीं कर रहे थे। नहीं कोई बात नहीं। फिर मैंने रोनी से सूरत बनाकर बोला, सर आप मुझे ऐसे मत देखो ना प्लीज़। तुम क्लास लेने क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने सख्त बनकर मुझसे पूछा। इसके 20 मिनट बाद जब मैंने उन्हें पूरी बात समझा दी तो हम दोनों में शांति बनी रही। आशीष हमें देख रहा था। फिर सर बोले, तो मतलब तुमने फैसला कर लिया कबीर? सर ने पूछा। जी सर, अब मुझे पॉलिटिकली पढ़नी है। वो थोड़ा रुके और फिर बोले, बेटा मुझे इतने साल हो गए इस कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते, आज तक मुझसे इतना बदतमीजी से किसी ने बात नहीं की। सॉरी सर, उस दिन मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था और कुछ ज़्यादा ही बोल गया। मैं तुम्हें पूरी तरह गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, तुम्हारी बात सही भी थी, लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। मुझे इस कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते इतने स्टूडेंट्स मिले हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर मुझे लगा ये लाइफ में कुछ कर सकते हैं और याद रह गए वैसे स्टूडेंट्स। तुम्हें देखकर भी मुझे ऐसा ही लगता है, तुम भी उनमें से एक हो। उस दिन जो कुछ भी तुमने मुझे बोला
मैं भूल नहीं पाया। तुम मेरी क्लास में जब भी आओगे तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। और ये चीज़ कभी मत भूलना कि ये जो सब्जेक्ट है जिसको तुमने छोड़ा है यही तुम्हें फ्यूचर में बहुत कुछ देगा। क्योंकि बेटा मुझे मालूम है तुम सिर्फ लिटरेचर के लिए बने हो। कहकर वो वहाँ से चले गए और हम बैठे उनको देखते रहे। इसके बाद चैप्टर 14 शुरू होता है। तो मुझे 2 दिनों से परेशान लग रहे हो कबीर, कुछ प्रॉब्लम है? भावना ने मुझसे पूछा। नहीं कुछ नहीं। कॉलेज में किसी ने कुछ बोला? नहीं यार मुझे रोना सा आ रहा है। कहकर मैंने आगे वाली सीट से अपना सिर टिका लिया। क्यों, क्या हुआ? अरे अरे बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ देर चुप रहा, फिर सोचा बता देता हूँ। 2 दिन पहले अब्बा जब रात को घर पर आए थे तो बड़े परेशान लग रहे थे। मैंने देखा वो किसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अचानक उनका फ़ोन बजा। उन्होंने किसी से पूछा कि बच्चे की हालत कैसी है। अब कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अब्बा को फ़ोन स्पीकर पे करने के लिए कहा। फ़ोन पर सलीम था, बहुत रो रहा था। उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उसका सिर फट गया और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से बात कर रहा था। उसके मुंह से बस इतना निकला, मेरे बच्चे को बचा लो सेठ जी। हॉस्पिटल वाले बोल रहे 50,000 रुपये लाओ तभी अंदर लेंगे। एक ही औलाद है सेठ जी। सलीम कौन है ये? भावना ने पूछा। अब्बा के होटल में काम करता है, बहुत सीधा आदमी है, एक ही बच्चा है बेचारे का। तो तुम लोगों ने दिए उसे 50,000? अरे इंसान है हम लोग भी। उसी वक्त अब्बा ने स्कूटर उठाया और मुझे पीछे बैठाकर लेके गए। भावना मैंने वहां जाकर जो कुछ भी देखा मेरे दिमाग से अभी तक उतर नहीं रहा। क्या देखा तुमने? वो बच्चा कोई 16-17 साल का था, खून में बिल्कुल एकदम सना हुआ, लथपथ, और वो बेहोश था। डॉक्टर्स ने उसका इलाज तक शुरू नहीं किया था, वो पैसे का इंतजार कर रहे थे। जमीन पर सलीम और उसकी बीवी बैठे हुए थे। जब अब्बा और मैं पहुंचे वहां पर, वो हमारे पैरों को पकड़ लिया उन लोगों ने, रोने लगे। पता है क्यों? उम्मीद थी शायद उनको तुम लोगों से। भावना बोली। पैसा इतनी बड़ी मजबूरी है, कोई मरता है मरने दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यार मुझसे कितना बड़ा है सलीम, और पैसे ने इतना मजबूर कर दिया कि वो मेरे पैरों को पकड़ के बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ? अभी ठीक है वो? भावना ने पूछा। पता नहीं, अभी तक होश नहीं आया। तुम चिंता मत करो, बच जाएगा वो। मेरा सिर अभी तक आगे सीट पर टिका हुआ था और मैं नीचे देख रहा था। भावना की नजर पड़ी कि मेरे आंसू नीचे गिर रहे थे। तुम्हारे रोने से कुछ होगा क्या? चुप करो अभी। भावना, कल मैं मस्जिद गया था। तुम्हारा दिल साफ है और साफ दिल वालों की दुआ ऊपर वाला जरूर सुनता है, सीधे ऊपर वाले तक जाती है। कहकर वो मुस्कुराई और मुझे चुप कराया। तभी अचानक उसका फोन बजा, जिसे देखकर वो थोड़ी सी परेशान हो गई। क्या हुआ, अब तुम क्यों परेशान हो गई? क्या बताऊं यार, एक लड़का है, बड़ा तंग कर रखा है। मुझे बताओ, मैं देखता हूँ, मैं ठीक करता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं देख लूंगी। कहकर उसने मेरा हाथ दूर कर दिया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो उसने नोट कर लिया, वो मेरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, कबीर जी अब आप बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी हो, दिग्गज। ये छोटे मोटे काम आप शोभा नहीं देते। मैं देख लूंगी इस लड़के को, कुछ काम हमें भी करने दीजिए। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा गुस्सा गायब हो गया। मुझे बस सलीम के बच्चे की परवाह लगी हुई थी और खाना गले से नीचे तक नहीं उतर रहा था। उस रात थोड़ा सा खाना खाकर मैं पार्क में टहलने चला गया और रोज़ का नियम बना हुआ था कि रात को 9:30 से लेकर 1 घंटे तक मैं पार्क में घूमता था। 10:30 बजे तक भावना से बात करता था और 15 मिनट तक, सोने के 15 मिनट पहले तक मैं उससे चैटिंग करता था, रात को सोने से पहले भी। क्या तुम सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती हो? मैंने उस रात इससे पूछा। कबीर, तुम्हारी ये चालाकियाँ मेरे सामने नहीं चलेगी। मैंने कब कहा तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? वो उनकी दूसरी तरफ से वो हंसते हुए बोली, हाँ शायद तुम्हारा किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ये शायद मैंने बेवकूफ़ी वाली बात कर दी थी उसके सामने। क्या चक्कर, किसके साथ? क्या बोल रहे हो कबीर? वो थोड़ा सीरियस होकर बोली, वो ही बस में जिसके मैसेज आ रहे थे तुमको। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा मेरी बातों में ध्यान नहीं है। मैंने दिमाग में जो कुछ भी था बोल दिया। कुछ सेकंड तक हम दोनों के बीच में शांति छाई रही। फिर फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कबीर अभी तुम मेरे इतने क्लोज नहीं हुए कि मुझे पल पल का हिसाब तुम्हें देना पड़े। तुम तो हक जताने लगे हो यार। तुम्हें जब कुछ पता नहीं होता तो क्यों बोलते हो? 1-2 प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर दी मेरी, तुम तो हक जताने लगे यार। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने उसे वापस कॉल किया। फिर इसके बाद मैंने घर जाना ही बेहतर समझा। उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं घर की तरफ चल दिया। मैं नहीं बता सकता कि उस वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं, लेकिन मैंने लगभग 20 से ज़्यादा बार घर जाते जाते उसे सॉरी के मैसेज टाइप किए। किसी भी बात को बोलने की एक टोन का बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं जानता था यहाँ पर मैं सही था
मुझे साफ दिख रहा था कि भावना की उस लड़के से कहीं ना कहीं बात तो चल रही थी और वो मुझे बता नहीं रही थी, क्योंकि एक फीलिंग आ जाती है अंदर से जब कुछ सही नहीं चल रहा होता हमारे आसपास। लेकिन शायद मेरे पूछने का तरीका सही नहीं था। खैर, मैंने अपने माई बाप से सीखा था, जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं हो तो ठंडे दिमाग से फैसला लेना चाहिए। मेरे इतनी बार मैसेजेस टाइप करने के बावजूद एक जवाब उसका नहीं आया था और उम्मीद भी नहीं थी शायद आज उसका जवाब नहीं आएगा। वो बहुत नाराज़ हो गई थी। फिर जब मैं सोने ही वाला था तब उसका मैसेज आया कि कबीर, तुम्हें किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी, गलती हो गई, अब क्या करूँ। मैंने लिख कर भेजा। मेरे ये मैसेज भेजने के 5 मिनट बाद उसका जवाब आया, कोई बात नहीं भावना, मुझे पता है तुम अभी भी उस लड़के से बात कर रही हो, एक काम करो उसी से बात करो, मैं सो रहा हूँ। मुझे बुरा लग रहा था और रुक रुक के जवाब दे रही थी वो। अरे कबीर, मैं क्या करूँ यार, इसने मुझे परेशान कर रखा है। बोल रहा है 6 दिनों से खाना नहीं खाया है और आज तो हद हो गई है, तो मरने की धमकी दे रहा है यार। क्या बकवास कर रहा है ये? कौन है ये और ऐसे क्यों तुमको धमकी देगा जब तुम उसे जानती नहीं तो? मेरे पास में ही रहता है, रोज मैं जब बस से उतरती हूँ मुझे देखता रहता है। उसका घर रास्ते में पड़ता है। कुछ महीनों से आते जाते हुए मुझे देख रहा है। आज तो हद हो गई। मुझसे बात करने के लिए गले में साड़ी डालकर फोटो भेज रहा है यार, धमकी दे रहा है। समझ नहीं आ रहा इससे कैसे पीछे छुड़ाऊं। यार, तुमको रोज रोज ऐसे दिलफेंक आशिक मिलते रहेंगे तो क्या तुम रोज रोज परेशान होती रहोगी? सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक ब्लॉक का ऑप्शन होता है, वो खास तुम्हारे लड़कियों के लिए बनाया गया है यार। उसको ब्लॉक करो इस रोमियो को। यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा, भावना, मुझे लग रहा है जैसे तुम्हें भी इससे बात करने में मजा आ रहा है, तभी तो बहाने लगा रही हो। तुमको अगर ब्लॉक करना होता तो कब का कर चुकी होती। चुप करो तुम। मैं शक नहीं कर रहा, बस बोल रहा हूं। मैंने उसे 5 मिनट पहले ही ब्लॉक कर दिया कबीर, समझे तुम कोई नहीं होते मुझ पर उंगली उठाने वाले। इसके बाद उसने अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया। मैं सोचने लगा कि मैं सही कर रहा था उस पर शक करके या गलत। क्या पता मैं सही हूं या मैं गलत हूं। यही सोचते सोचते मुझे उस रात नींद आ गई। अगले दिन जब आँख खुली, सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले भावना को सॉरी लिखकर भेजा और उसका सामने से जवाब आया थोड़ी देर बाद में, इट्स ओके। मैंने उससे पूछा, आज कॉलेज आ रही हो ना तुम? उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? आज कॉलेज में क्या है? क्या पता, रात भर बात करके थक गई होगी। अभी तुम मानोगी नहीं ना। अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था। अभी तुम नाराज़ मत हो, मैं नहाने जा रहा हूँ। ओके। मैं नहाते नहाते सोच रहा था कि आज किस किस की क्लास है, कौन कौन सी किताबें लेनी है, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जाना है, ये सब कुछ बाथरूम में तय करके जब मैं बाहर आया तो अम्मी बोली, कबीर देखना कब से तेरा फ़ोन बज रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। इसके बाद जब मैं टॉवल से बाल पहुँचता हुआ फ़ोन के पास गया तो वहाँ जाकर मैंने क्या देखा कि भावना के 20 से ज़्यादा मैसेजेस जो अभी भी आए जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे, आए जा रहे थे। और जब चैट खुली तो ऊपर ही ऊपर मैसेज था, कबीर वो मर गया, वो मर गया, कबीर वो मर गया, उसने खुद को फांसी लगा ली। कबीर, भगवान, मुझसे क्या हो गया? वो एक एक लाइन को 2-2, 4-4 बार लिख रही थी, शायद अपने होश खो बैठी थी। मुझे तो उसकी चैट पढ़ते हुए, मैसेजेस पढ़ते हुए चक्कर से आने लगे थे। मेरे दिमाग में एक बार के लिए आया कि भावना मुझे डराने के लिए कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रही। दूसरे पल दिमाग में आया कि नहीं, ये सच है। मैंने उसे लिख कर भेजा कि भावना खुद को संभालो, लेकिन वो मेरे किसी भी मैसेज को पढ़ नहीं रही थी। वो बस लिखे जा रही थी कि ये मुझसे क्या हो गया। भावना, मुझे फ़ोन करो। भावना, सुन रही हो? मुझे फ़ोन करो। नहीं कर सकती, मेरे घर वाले मेरे सामने हैं। मुझे उस रात को उस रात को 3 बजे फांसी लगा ली कबीर। और उसे बचा सकती थी अगर उसे ब्लॉक ना किया होता तो। उसके मैसेजेस पढ़ते पढ़ते एक बार के लिए मेरा दिमाग थम सा गया। भावना के मैसेजेस आना बंद हो गए थे और मैं उस वक्त घर की छत पे जाकर कुर्सी लगाकर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। मैं जो अपने आप को इतना समझदार समझता हूँ, कहाँ गई मेरी समझदारी जब कोई मर रहा था और मैं अपने ईगो में आकर उस पर शक किए जा रहा था। मैं अंदर से डर गया था, सहम गया था कि मुझसे क्या गुनाह हो गया। अगर कल रात मैंने उस लड़के को ब्लॉक करने पर जोर ना डाला होता तो शायद वो उसे समझा लेती। शायद जिस वक्त मैं अपना दबाव डाल रहा था, उस वक्त शक कर रहा था, उस वक्त वो उस लड़के को समझा रही थी। क्यों मैं जिद पर अड़ा रहा, क्यों उस पर दबाव डाला, किसी की जान ले ली मैंने फिर उसको मैसेज करके लिखा, भावना प्लीज़ तुम यार शांत रहना, किसी को कोई रिएक्शन मत देना वरना पुलिस वाले तुमसे पूछताछ करेंगे। अपने आप को संभालो, बड़ी मुश्किल टाइम है, हिम्मत रखनी बहुत ज़रूरी है। उस दिन मुझे तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था, किसी एक जगह बैठकर चैन नहीं आ रहा था, बस भावना के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। सुबह से शाम हो गई लेकिन भावना का कोई जवाब नहीं आया और रात को 8 बजे मैं उठकर पार्क में चला गया घूमने के लिए। बार बार फ़ोन देख रहा था कि भावना का कहीं मैसेज आ जाएगा।
और 8:30 पर उसका मैसेज आया कि जला दिया उसकी बॉडी को। तुम ठीक तो हो? मैंने पूछा। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कबीर, वो गया। एक रात पहले वो जिंदा मुझसे बात कर रहा था। लगता है उसका अभी मैसेज आएगा। मैंने उसे ब्लॉक करके ठीक नहीं किया। शायद ऐसा ना करती तो शायद वो जिंदा रहता। मैं उसे मना सकती थी। ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी खाई में लटक रहा था। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। पता नहीं क्यों उस बेचारी को लग रहा था जैसे गलती उसकी है, क्योंकि गलती तो मेरी थी। भावना, मुझे लग रहा है जैसे मैं टाइम को फिर से रिवाइंड करूं और सब कुछ सही कर दूं। 6 दिनों से उसने खाना भी नहीं खाया था कबीर। उससे गलती हो गई यार। मुझे तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था। शायद तुम उसको समझा लेती। वैसे उसके घर वाले कैसे हैं? उसकी माँ को तो कुछ बताया नहीं अभी तक। भावना, मुझे उसकी माँ की बददुआ लगेगी यार। तुम पागल हो गए हो क्या? जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ। भावना, तुमने किसी को कोई रिएक्शन तो नहीं दिया ना? नहीं, पुलिस पूछताछ कर रही है उसके घर वालों से। तुम अभी सो जाओ, कल सुबह कॉलेज में आकर बात करते हैं। कुछ दिनों तक मैं कॉलेज नहीं आऊँगी कबीर। तुम खुद को संभालो, ये बहुत मुश्किल वक्त है। मेरे दिमाग में उस रात बहुत सारी बातें चल रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोचा आज अब्बा के पास जाके सब कुछ बता दूं। मैंने अनजाने में किसी की जान ले ली है, लेकिन उनको बताना बेहतर नहीं होगा। अम्मी बहुत सीधी हैं, वो समझ नहीं पाएंगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि उस लड़के की भी तो अम्मी होगी। क्या हाल होगा उनको जब उनको पता चलेगा कि उनका बेटा उन्हें कभी नहीं मिलेगा। मुझे उस रात वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये बाहर का दर्द सहा जा सकता है, लेकिन अंदर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। रात के 3 बजे मुझे नींद नहीं आई। बिस्तर से उठकर कुर्सी पर जा बैठा। वहां भी चैन नहीं आया तो कुछ पन्ने और पेन उठाकर छत पर आ गया और लिखने लगा। वो जिंदगी में पहली बार था जब मैं परेशान होकर कुछ लिखने लगा।